हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस क्लास, जिसमें हम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी सीरीज का नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल। क्या हमारी सीरीज का नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल, जिसमें हम जो है तो जीके जीएस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीएचएसएल ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 3 जुलाई 2024 शिफ्ट थर्ड से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। और जो ये क्लास है डेली 12 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है। तो पहला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक डैश भूमि है। कैसी भूमि है दक्कन का पठार? त्रिभुजाकार, षष्ठभुजाकार, चतुर्भुजाकार या फिर आयताकार? तो जो दक्कन का पठार है नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित है और ये जो है ये त्रिभुजाकार भूमि है। कैसी? त्रिभुजाकार ये भूमि। अगर हम बात करें दक्कन के पठार की, तो जो दक्कन का पठार है ये पूर्वी घाट, पूर्वी एंड पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी एंड पश्चिमी घाट से जो है ये घिरा हुआ है। हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो कि कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। नर्मदा नदी जिसको रेवा नदी कहते हैं, रीवा नदी कहते हैं, रेवा नदी या रीवा नदी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं। क्या? आकाश की बेटी। क्या? आकाश की बेटी भी जो है इस नदी को कहा जाता है। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है ये किस तरह बहती है? तो ये जो है तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है तो ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, जीवन रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और इसके अलावा इसके ऊपर कई डैम्स भी हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। बरगी बांध है, ये भी जो है तो नर्मदा नदी के ऊपर है। और इसके अलावा जो है ये एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहाँ पर ये बनाती है? जबलपुर में, जहाँ पर हम कहते हैं भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जो है तो जैसे वीडियो खत्म होती है आप रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ याद करने का यही एक रूल है, पहले आप एक बार पढ़ें यानी रीड करें, फिर रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। आप उतनी अच्छे से जो है तो जी के जीएस में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब चीज़ें अच्छे से याद होंगी तो आपको जो है वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं जी के जीएस में। तो रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाना केक शब्द किस खेल से जुड़ा है? हॉकी, आइस हॉकी, फुटबॉल या मुक्केबाजी? तो ये जो बनाना केक है तो ये किससे? तो ये जो जुड़ा हुआ है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से बनाना केक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार हेनरी बेकरेल को किस खोज के लिए दिए मिला था? तो इनको जो मिला था हेनरी बेकरेल को 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स में मिला था। तो किस लिए मिला था? तो मिला था स्वतः स्फूर्त रेडियो धर्मिता के लिए। ठीक है, स्वतः स्फूर्त रेडियो धर्मिता के लिए इसको इनको मिला था। अगर हम बात करें जब 1930 में इनको जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो ये किन किन के? तो इसके इनको जो है तो ये इन्हों को मैडम क्यूरी थी एक, ठीक है, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी और प्यूरी क्यूरी, इन दोनों के साथ जो है इन्होंने अपने जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में इसको इन्होंने साझा किया था। किसके साथ? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ साझा किया था हेनरी बेकरेल ने 1903 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है तो इनके याद में 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को जो है इनकी जयंती के दिन जो है इनकी याद में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने जो है तो ये आविष्कार किया था डायनामाइट का। ठीक है, तो डायनामाइट के आविष्कारक थे। अब इन 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। कब?
1901 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। और जब 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ये सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता था। कितनी? 5 फील्ड्स में ये दिया जाता था। 5 फील्ड्स कौन-कौन सी हैं? तो ये 5 फील्ड्स थी फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, पीस यानी शांति, लिटरेचर यानी साहित्य, एंड मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा और जीव विज्ञान। तो जब ये शुरू हुआ था 1901 में, तो ये सिर्फ इन 5 फील्ड्स में दिया जाता था। फिर इसके बाद एक और फील्ड इसमें जुड़ी कब? 1969 में। कब? 1969 में। तो 1969 में एक और फील्ड में दिया जाने लगा जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहली बार दिया गया नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 1969 में पहली बार दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है तो कौन कौन से भारतीय हैं। तो पहला भारतीय पूछा जाता है। तो पहले वैसे तो बहुत से भारतीयों को जो है तो नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन पूछा जाता है कि पहले भारतीय। तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो इनको मिला था 1913 में। कब? 1913 में। किसके लिए मिला था इनको? साहित्य यानी लिटरेचर के लिए मिला था। और उनकी एक किताब थी गीतांजलि, उसी के लिए जो है तो उनको ये दिया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके अलावा जो है तो ये भी पूछा जाता है कि पहले भारतीय जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था पहले भारतीय, तो ये थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1930 में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए इनको दिया गया था। और ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कलारीपयट्टू की जो शुरुआत हुई है ये केरल से हुई है। कहाँ से? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति डैश को मिली। तो कब मिली थी? तो मिली थी 31 जनवरी 2023 को जो है इसकी इनको स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन पता करना है। अगर हम बात करें देवपाल गोपाल के पोते थे, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ये भी गलत है। फिर राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, ये बिल्कुल सही है। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये 3 सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये गलत है, क्योंकि जो धर्मपाल थे, धर्मपाल ने जो है तो वल्लभी विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि इन्होंने जो है तो ये किस विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? विक्रमशिला। इन्होंने वल्लभी नहीं, ये की थी इन्होंने विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और ये कहाँ पर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो ये स्थित है कहाँ पर? भागलपुर बिहार में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो ये है कौन सा? तो ये है पंडवानी। कौन सा? पंडवानी। ठीक है, पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है जो कि महाभारत पर आधारित है। फिर हम बात करते हैं पनिहारी, घूमर और मांड। ठीक है, ये सारे के सारे जो है तो राजस्थान के हैं। कहाँ के? राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जिसको पवित्र शुक्रवार, महान शुक्रवार एंड काला शुक्रवार यानी ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, काला शुक्रवार। ठीक है, इन सभी नामों से जो है इसको जाना जाता है। और ये किससे? तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। किससे? ईसाई धर्म से संबंधित है। और जो गुड फ्राइडे ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन जो ईसा मसीह थे यानी जीसस क्राइस्ट थे, इनको जो है तो सूली पर लटका दिया गया था। इसी की उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में जो है तो ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिखों का एक त्योहार है, तो कौन सा सिखों का एक त्योहार है? तो सिखों का त्योहार है होला मोहल्ला, ठीक है, होला मोहल्ला, जो कि मार्च में होली के समय पर ही मनाया जाता है, होला मोहल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए उसके तापमान को बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को संरक्षित करने की तकनीक किसने विकसित की? तो जो विकसित की थी लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है जमा प्रमाण पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यहाँ HYV का तात्पर्य है, तो HYV का जो तात्पर्य है है उच्च उपज देने वाली किस्में। क्या? उच्च उपज देने वाली किस्में थी। और जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब भारत में? हुई थी 1965 में। कब? 1965 में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। और मैंने कल भी बताया था शायद कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो ये कौन है? तो ये है MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है तो ये हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो ये होता है लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की? तो तानसेन सम्मान की शुरुआत जो की थी ये मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। किसने? मध्य प्रदेश। और जो तानसेन था, तो तानसेन जो है तो इनका रियल नेम था रामतनु पांडे, ठीक है। और जो तानसेन है ये अकबर के दरबार में थे और अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे तानसेन, ठीक है। और ये एक संगीत थे और इनकी संगीत की बात ये कही जाती है कि अपने संगीत से जो है तो ये चिराग यानी दिए जो होते थे दियों को जला देते, इतने पावरफुल थे ये संगीत में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला हॉकी क्लब जो शुरू हुआ था ये 1885-86 में ये बना था। और ये कहाँ पर बना था? तो ये बना था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता हॉकी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा बचाव अभियान शुरू किया था? तो हम देखते हैं, अब हमें ऑप्शन देखते हैं, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन गंगा। तो देखिए, जो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग है तो ये 2011 में हुआ था। कब? 2011 में हुआ था। जो लीबिया में फंसे हुए भारतीय थे, ठीक है, लीबिया में। क्योंकि जब 2011 में जो है क्या है लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ने के बाद जो है तो जो भारतीय फंसे थे उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। फिर ऑपरेशन राहत, तो ऑपरेशन राहत जो है ये शुरू हुआ था कब? 2015 में। कब? 2015 में हुआ था ऑपरेशन राहत। और ऑपरेशन राहत जो है तो किस लिए? तो ये यमन, ठीक है, यमन में भी जो है हालात खराब हो गए थे, वहां पर भी जो है ये युद्ध चालू हो गए थे। और वहां पर फंसे भारतीयों को यानी यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था ऑपरेशन राहत शुरू। फिर ऑपरेशन वंदे भारत ये 2020 में शुरू किया गया था। कब? 2020 में। कब? 2020 में ये शुरू किया गया था। और जो ये किस लिए? तो जो कोविड-19 थे, ठीक है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस के कारण जो लोग फंसे थे कहाँ, भारतीय लोग फंसे थे कहाँ पर? विदेशों में। तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन डी, ठीक है। ऑपरेशन गंगा 2022 में शुरू किया गया था, जिसके तहत जो है तो जो लोग थे हमारे भारतीय लोग थे जो कि यूक्रेन में फंसे थे, रूस यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय जो भारत के लोगों को वहां से निकालने के लिए शुरू किया गया था, तो ये ऑपरेशन गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सा मेजर एक है, तो उर्सा मेजर एक जो है ये नक्षत्र है। क्या? नक्षत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि डैश रही, तो कितनी रही? तो ये रही थी 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 की कौन सी धारा कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है? यानी कोई कैदी है जिसने कोई जुर्म किया है या फिर वो कैद है जेल में, तो एक अनुच्छेद धारा होती है धारा 62(5), जिसके तहत जो कोई भी कैदी है तो उसको जो है तो ये मतदान यानी जो अपना मत है उसको देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो मैनचेस्टर जो कि कहाँ पर यूके में है, और भारत का मैनचेस्टर जाना जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को, क्योंकि अहमदाबाद का जो कपड़ा उद्योग है ये बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, इससे फलता फूलना शुरू से ही रहा है और अभी भी अच्छा फलता फूलता हुआ है। तो इसलिए जो है तो इसको अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 26। कौन सा? अनुच्छेद 26। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये एक हमारा मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीयों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये है कौन सा? तो ये है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, हाँ, बट प्रोसेसर। ठीक है, बट प्रोसेसर प्रोसेसर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, बिल्कुल सही है कि बट प्रोसेसर जो है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति में जिसमें महिला और पुरुष एक ही कार्यालय, एक ही पदनाम, एक ही प्रकृति की कार्य पर काम कर रहे हैं लेकिन वेतन असमान है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो जैसे समझ लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, किसी एक कंपनी में जो है तो लोग हैं, एक महिला है एक पुरुष है और दोनों एक ही पद पर बैठे हुए हैं, एक ही पद पर बैठे हुए, एक ही कंपनी है, पद भी एक ही है, लेकिन जो उनका वेतन है, ठीक है, उनकी सैलरी है वो अलग अलग है। तो इससे जो है तो कौन सा? तो ये लागू होता है अनुच्छेद 39D। इस पर जो है तो ये लागू हो जाएगा। और अनुच्छेद 39D जो है तो ये किसका? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ये एक अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो राइका जनजाति जो है ये कहाँ पर? ये राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो राइका जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।